नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनुकूल क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अब जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक पर यानी पूरे सिलेबस पर हम लोग कमांड करेंगे, पूरा सिलेबस समझेंगे कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक यानी अर्थशास्त्र का परिचय। आखिरकार अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है और अर्थशास्त्र को कितने प्रकार से बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो प्रकार से हम बांटेंगे इसमें, ठीक है। उन सभी चीजों पर आज की क्लास में हमें चर्चा करना है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने सेशन के लिए। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे आपका अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स आज की क्लास में हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अर्थशास्त्र का परिचय है क्या। देखिए छोटा सा शब्द आता है अर्थशास्त्र, ठीक है, छोटा नहीं आखिरकार बड़ा ही है, लेकिन हम इसको नजरिए से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका एक शब्द है आपका अर्थशास्त्र, आपने कहा ठीक है साहब अर्थशास्त्र हमारे पास एक शब्द है। आप कक्षा जब छोटे क्लास में थे, 5th में थे, 6th में थे, 7th में थे, तो आपको वहां पर संधि विच्छेद पढ़ाया जाता था कि विद्यालय है तो इसका संधि विच्छेद क्या, आप कहते हैं विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। इस तरीके से हम बांटते थे ना, ठीक। दूसरा हिमालय है तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या, तो आप कहते थे हिम प्लस आलय। तो इस प्रकार हमें अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद करना है। देखिए कैसे कर, अर्थशास्त्र को हम दो प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक तो तोड़ लिया हमने अर्थ में और दूसरा तोड़ते हैं हम इसको शास्त्र में, ठीक है साहब। दो तरीके से हमने इसको तोड़ लिया, एक आपका अर्थ और दूसरा आपका शास्त्र। अगर अर्थ की हम लोग बात करते हैं तो अर्थ का मीनिंग होता है आपका मनी, मनी या रिसोर्सेस, मनी या रिसोर्सेस अर्थ का मीनिंग। शास्त्र का मीनिंग होता है आपका एक प्रकार का थ्योरी, एक प्रकार का थ्योरी यानी हिंदी में थ्योरी को हम लोग कहते हैं सिद्धांत। क्या कहते हैं भाई, सिद्धांत, ठीक है। तो हमने दो तरीके से बांटा अर्थशास्त्र को, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्सेस और शास्त्र का मतलब होता है थ्योरी यानी सिद्धांत। यानी अगर हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के रिसोर्सेस की हम लोग बात करेंगे। एक तो आपका हम फिजिकल रिसोर्सेस की बात करेंगे, एक तो हम आपका फिजिकल रिसोर्सेस की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे आपका नेचुरल रिसोर्सेस की। दूसरा हम बात करेंगे आपका नेचुरल रिसोर्सेस। तो दो तरीके के हमने इसमें रिसोर्सेस की बात करी। एक तो आपका हमने बात करा था फिजिकल रिसोर्सेस और दूसरा हमने बात करा था नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है साहब। अच्छी तरीके से हम समझ गए। यानी पहले हमने क्या करा, अर्थशास्त्र एक शब्द उठाया, अर्थशास्त्र को हमने दो प्रकार से संधि विच्छेद किया, दो टुकड़ों में बांट दिया, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्सेस और शास्त्र का मतलब होता है आपका थ्योरी। रिसोर्सेस हमने दो तरीके से बांटा, आपको फिजिकल रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है साहब। अब हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहेंगे, ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो यहां डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसा, आप सभी मेरे साथ लिख के चलिए, ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमने क्या समझा, ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन को समझा कि ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक आप सभी लोग बात समझ गए। तो अब मैंने कहा था कि जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहते हैं ये कब बनाए जाते हैं। सिद्धांत जो हैं आपके कब बनाए जाते हैं। ठीक है साहब, सिद्धांत ये तब बनाए जाते हैं जब संसाधन सीमित होते हैं। क्या होता है, जब संसाधन सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं उसको स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस। ठीक है साहब, इस बात को हम समझ गए। ठीक है, तो यहां से हमने समझा कि सिद्धांत तब बनाए जाएंगे जब आपके संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। आपको पता है कि अगर हम बात, देखिए थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को रोकना पड़ा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है कि सिद्धांत कब बनाए जाते हैं। सिद्धांत आपके तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक तरफ स्केयर रिसोर्सेज की, स्केयर रिसोर्सेज, या इसको हम कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। जब लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर रिसोर्सेज है, तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है, इसके लिए हमें नीड होती है आपकी इकोनॉमिक्स की। किसकी नीड होती है, इकोनॉमिक्स की। यानी आप ऐसे करके समझिए कि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं असीमित होती हैं, जिसके लिए हमें अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम यहां से थोड़ी और बात करें कि हमने माना अनलिमिटेड वांट्स, तो अनलिमिटेड वांट्स में हम 3 लोगों को लेकर चलते हैं। किसको, कितने लोगों को लेकर चलते हैं, 3 लोगों को। पहले आपका लेकर हम चलते हैं नागरिक को, दूसरा लेकर चलते हैं सरकार को, और तीसरा लेकर चलते हैं हम व्यवसाय को। यानी पहला हम किसको लेकर चलते हैं, नागरिक को, दूसरा लेकर चलते हैं हम सरकार को, और तीसरा हम लेकर चलते हैं आपका व्यवसायी को। ठीक है साहब, इतनी बात समझ गए हम। नागरिक है, सरकार है, व्यवसायी है। नागरिक जो है वह हमेशा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहता है। क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहता है नागरिक। अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार हमेशा मैक्सिमम वेलफेयर चाहती है। क्या चाहती है सरकार, हमेशा मैक्सिमम वेलफेयर चाहती है। अगर व्यवसायी की बात किया जाए तो जो व्यवसायी है वह आपका चाहता है हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, अनलिमिटेड वांट्स के। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स की नीड तब पड़ती है जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। इसके लिए हमें अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड वांट्स में हमने 3 लोगों में बांटा। असीमित इच्छा किस किस की हो सकती हैं, जैसे आपका नागरिक है, सरकार है, व्यवसायी है। नागरिक हमेशा चाहता है कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके। यानी अगर वह मान के चलिए अगर 10 रुपए की आइसक्रीम भी खरीदता है तो उसकी जो डंडी होती है ना, डंडी, उसको भी बिल्कुल चाट लेता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको 10 रुपए खर्च किए। क्यों, क्योंकि उसको पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ हमने आइसक्रीम खाई, साहब पैसा गया ना हमारा। दूसरी चीज, सरकार हमेशा लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण पर ध्यान देती है कि जब किसी देश की भी सरकार हो, चाहे आपका भारत की हो, चाहे आपके अमेरिका की हो, चाहे आपके चाइना की हो, कहीं की भी आपकी सरकार हो, वह हमेशा जितने भी कार्य करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट आता है आपका व्यवसाय। व्यवसायी हमेशा चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अगर कोई भी बिजनेसमैन है, अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उससे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके।
हो सकता है कुछ कंडीशन में उसको लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल, बिजनेस का जो रूल है प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। लेकिन बिजनेसमैन जो रुपए इन्वेस्ट करता है वो हमेशा प्रॉफिट को देखकर करता है, इसलिए व्यवसाय हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट पर ध्यान देता है। बात मेरे भाई समझ में आई आपके लिए? ठीक है साहब, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया नोट। अब इसको मैं रफ करता हूं ताकि हम बात को अपनी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहां से जो इकोनॉमिक्स है उसको दोनों पार्ट्स के लिए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमें बांटना है आपका जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को हमने दो तरीके से बांटते हैं यहां पे। एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हम बांटते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो को हिंदी में कहते हैं आपका समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। और माइक्रो को हिंदी में आपका कहते हैं व्यष्टि। यानी इकोनॉमिक्स को दो तरीके से बांटा आपका, एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है उसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसको मेरे भाई कहते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके इंटायर कंट्री की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? इंटायर कंट्री, यानी पूरे देश की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी भाई? इंटायर कंट्री की बात करी जाएगी। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें किसी पर्सन की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी फर्म की, इसकी बात करी जाएगी किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े स्तर पर। जब बड़े स्तर पर बात करी जाए यानी इंटायर कंट्री, पूरे देश की बात करी जाएगी, तो उस देश की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में करी जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। जब किसी छोटे स्तर पर बात करी जाएगी तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात करी जाएगी, जिसमें आपका कोई पर्सन आ सकता है, जिसमें आपका कोई इंस्टीट्यूशन आ सकता है और जिसमें आपका कोई फर्म आ सकता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, अगर हम बात करते हैं, ये पूरे देश के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश के संसाधनों का अध्ययन करवाता है, जिसमें आपका गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना हो गया और आपका आर्थिक विकास हो गया। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, जिसमें आपका गरीबी, अगर गरीबी की बात किया जाए तो गरीबी हमारे पूरे देश की समस्या। गरीबी किसी एक घर की समस्या नहीं, किसी गांव की समस्या नहीं, किसी जिले की समस्या नहीं है, ना किसी आपके राज्य की समस्या है। गरीबी हमारे पूरे देश की समस्या है। दूसरा पॉइंट होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात किया जाए तो जो बेरोजगारी है ये किसी एक घर की समस्या नहीं है, ना किसी गांव की समस्या है, ना किसी जिले की समस्या है। जो गरीबी बेरोजगारी है वह पूरे देश की समस्या है। अब जब पूरे देश की समस्या की बात आती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा जाएगा। तीसरा आता है राष्ट्रीय आय की गणना। अब राष्ट्रीय आय की गणना भी मेरे भाई पूरे देश की समस्या है। नेशनल इनकम पूरे देश की समस्या है। अगला पॉइंट आता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, उसको और विस्तार से पढ़ेंगे, केवल हमें आर्थिक विकास अभी समझना है। आर्थिक विकास की बात करी जाएगी तो आर्थिक विकास को आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने कहा ये किसी पर्सन की, किसी फर्म की या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कराएगा। कौन? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। जिसमें अगर बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ये किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, किसी फर्म की भी हो सकती है, इसीलिए इसको आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। अगर दूसरा हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो जो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ना, लाभ का सिद्धांत, जो लाभ का सिद्धांत है वह आपका किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी आपका फर्म का भी हो सकता है, किसी आपके इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, इसलिए इनको व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया। तीसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका, आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात किया जाएगा तो थ्योरी ऑफ सप्लाई किसी पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन या फर्म, इन सभी में किसी की भी हो सकती है। इसलिए छोटे स्तर की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, माइक्रो माने होता है छोटा, इसलिए अब छोटे स्तर की बात करी जाएगी तो छोटे स्तर की बात हमेशा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में करी जाएगी, लेकिन अगर बड़े स्तर की चर्चा की जाएगी तो उसकी चर्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में करी जाएगी। उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर चलिए इसको लिख लेते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं इसमें आप लिखिए, एग्जाम्पल यहाँ डालिए। आप सबसे पहले डालिए गरीबी। गरीबी आपका किस में? आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। बेरोजगारी, आपका बेरोजगारी आपका किस में? समष्टि अर्थशास्त्र में। नेशनल इनकम की गणना किस में? समष्टि अर्थशास्त्र में। आर्थिक विकास की अगर बात किया जाए तो आर्थिक विकास किस में? आपका समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं आपका थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ सप्लाई और तीसरा आता है आपका थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों चीजें किस में आती हैं आपकी? ये तीनों चीजें मेरे भाई आती हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स फादर की बात करते हैं, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की फादर की बात करते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स के फादर थे आपके एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या थे? आपके इकोनॉमिक्स के फादर, ठीक है साहब, इसको समझ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर थे डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर थे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये किसके फादर थे? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर थे। चलिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। हमने क्या करा, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, आपका एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें आपका इंटायर कंट्री की बात करी जाती है, जिसमें आपका पूरे देश के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कौन करवाता है? आपका समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, नेशनल इनकम की गणना और आर्थिक विकास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका, अगर हम आग और दूसरी तरफ हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें पर्सन, इंस्टीट्यूशन या फर्म को शामिल किया जाता है। इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका पार्ट है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर हमने बात करा था कि इसके फादर कौन है, तो इसके फादर जो होंगे इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ हैं। अगर आपके हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फादर कौन है, तो है डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। और फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आप समझ चुके, यहां तक सारी चीजें समझ चुके, ठीक है। अब हम मेरे भाई यहां तक आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सभी ने नोट कर लिया होगा यहां तक, ठीक है। अब हमने यहां तक मेरे भाई समझा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सभी को उम्मीद करता हूं सारी चीजें मेरे भाई अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम क्लियर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेसिक की बात करते हैं, ठीक है भाई। सारी चीजें मेरे साथ आप करते चलिए, नोट से बनाते चलिए। मैंने कहा पूरी इकोनॉमी आपको कराऊंगा, इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही बोर्ड पर कराऊंगा भाई, सारी चीजें समझ में आएंगी, गारंटी है मेरी।
बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अब तो लाइक खैर बनता है ना। 13 मिनट में ही समझ में आएगा कि वीडियो का लेवल क्या है भाई, और किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। देखिए, जिस तरीके से हमने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ा, उसी तरीके से हमें अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करना, फिर इसका दोनों संधि विच्छेद का अर्थ देखना, फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्रिएट कर देना, खत्म भाई। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को हम दो प्रकार से इसका संधि विच्छेद करते हैं। एक तो आपका हम तोड़ते हैं अर्थ में, और दूसरा हम तोड़ते हैं इसको व्यवस्था में। ठीक है, एक तो हमने किस में तोड़ा? अर्थ में। दूसरा हमने तोड़ा किस में? व्यवस्था में। अगर अर्थ का अगर मीनिंग की बात किया तो इसका मीनिंग होता है मनी या आपका रिसोर्सेस, मनी या रिसोर्सेस। ठीक है साहब। व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली या आपका प्रबंधन, प्रणाली या प्रबंधन। ठीक है, तो ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है, ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करवाता है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करवाता है, उसको मेरे भाई क्या कहते हैं? उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पे एक शब्द आ रहा है आपका प्रबंधन, क्या आ रहा है? प्रबंधन। प्रबंधन मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करवाता है, उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। प्रबंधन का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेरे भाई भारत की स्थिति की बात किया जाए, सबसे पहले भारत की स्थिति पर चर्चा करते हैं। भारत की स्थिति में देखा जाए, अगर भारत में जनसंख्या जो है वह आपकी 18% है विश्व की जनसंख्या के अनुसार। भारत में केवल वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है 100% मानकर चलना, उसका 18% केवल भारत में रहती है पॉपुलेशन। दूसरा अगर बात करते हैं भूमि, तो भारत में जो भूमि है वह 2.4% और पानी है आपका 4% और खनिज है आपके 8% और जैव विविधता आपकी 6 से 7%। अगर देखा जाए क्या ये सारी चीजें 18% लोगों के लिए सफिशिएंट हैं? उनके लिए ठीक हैं? नहीं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि भारत की स्थिति के अनुसार देखा जाता है भारत में वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज हैं? वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। जब भारत में वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसके लिए ही हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखा जाए, चलिए हम देखते हैं भारत की स्थिति। एक पॉइंट आप लोग डालिए यहां से, भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति। ठीक है साहब। तो पहला भारत की स्थिति में हमें देखना है जनसंख्या। पहला क्या देखना है? जनसंख्या। आपने देखी कि भारत में जनसंख्या कितनी है? 18% है वर्ल्ड की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या की? वर्ल्ड की जनसंख्या की। ठीक। दूसरा हमने देखा भूमि। जो भूमि है भारत में वह भूमि है 2.4%। तीसरा हमने देखा यहां से पानी।
अगर भारत में पानी की बात किया जाए तो भारत में 4% पानी है। खनिज की बात करते हैं तो खनिज तो आपका खनिज कितना है 8%। जैव विविधता आपकी कुल मिलाकर 6 से 7%। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत में क्या है, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस, और वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए आपका इकोनॉमिक्स या आपका इकोनॉमी, इनकी क्या पड़ती है, इनकी नीड पड़ती है। तो आप सभी ने समझा। तो हमने देखा कि भारत में जनसंख्या तो 18% रही वर्ल्ड की जनसंख्या के साथ, ठीक है। क्या 18% के लिए भूमि 2.4% ठीक है? क्या 18% के लिए पानी 4% ठीक है या नहीं है, सफिशिएंट है? खनिज 8%, जैव विविधता 6 से 7%। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारे रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं या इसके रिसोर्सेस है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो कहा जाता है इनके लिए ही हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती? इकोनॉमी। आपने एक आर्टिकल समझा होगा, आर्टिकल 38 पॉलिटी का है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, तो वेलफेयर स्टेट होगा, प्रपोर्शनल होगा किसके, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास कैसे हैं, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज हमारे पास, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम इसकी कंपेयर करते हैं आपकी फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1750 से बात करेंगे 1950 से बात करेंगे 2024 में। किस में बात करेंगे, 2024 में। तो धीरे धीरे हम इसको आगे लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, उम्मीद करता हूँ सारे लोग मेरे भाई साथ ही साथ इसको नोट कर रहे होंगे, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सेंचुरी की, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सेंचुरी से हम बात करते हैं 1750 से बात करते हैं 1950 से हम बात करते हैं 2024 की, ठीक। अगर फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी से 1750 से 1950, 1950 से आपका 2024। अगर फर्स्ट सेंचुरी से 1750 की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वह वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का किंग थी। कौन थी, टोटल रिसोर्सेज का, यानी विश्व में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधन का राजा कौन था, कौन सा देश था, हमारा प्यारा भारत, यानी भारत था। कब से कब तक, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1750 तक। अब थोड़ा और समय आगे बढ़ाते हैं। अगर हम 1750 से 1950 की बात करें तो 1750 से 1950 के टाइम पीरियड में वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का कौन सी इकोनॉमी थी, किस देश की, वो थी ब्रिटेन की इकोनॉमी। क्या थी, किंग थी वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज की। अब 1750 से 2024 की बात किया जाए तो आई थी इसमें अमेरिकन इकोनॉमी या यूएसए की इकोनॉमी। ये कब है, 2024 में है। ये वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का इस समय किंग कौन है, आपका यूएसए की इकोनॉमी। यानी हमने कहा था अगर हम फर्स्ट सेंचुरी से 1750 की बात करते हैं तो यहाँ थी आपकी इंडियन इकोनॉमी, तो आपने कहा ठीक है इंडियन इकोनॉमी थी यहाँ पे, ठीक है इंडियन इकोनॉमी था। फिर हमने बात कर 1750 से 1950 में, तो आपने कहा यहाँ पे ब्रिटेन इकोनॉमी थी, फिर 1950 से 2024 में तो आपने कहा यूएसए की इकोनॉमी थी थी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या थी, वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेस का किंग। फिर ये किंग बना, और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही, ठीक है। ये सारी चीजें आपके ऐसे ही चलती रही। यानी अब हमने देखा कि अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी 1750 तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का किंग थी।
1750 से 1950 की बात करते हैं तो इसमें आगे ब्रिटेन इकोनॉमी। ब्रिटेन इकोनॉमी वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का किंग बन गई। फिर जैसे ही समय और बढ़ा तो 1950 से 2024 में देखा गया कि यूएसए की इकोनॉमी वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का क्या बन गई, किंग बन गई। ये धीरे धीरे उधर चलता रहा, ये धीरे धीरे टाइम पीरियड आपका चलता रहा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं करंट स्टेटस की, करंट स्टेटस की हम लोग बात करते तो आप लोग यहां लिखिए करंट स्टेटस, करंट स्टेटस। अगर हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का करंट स्टेटस देखते हैं हम। इंडियन इकोनॉमी करंट स्टेटस है 3.5 ट्रिलियन डॉलर और पॉपुलेशन आपकी कितनी है, तो आपने कहा पॉपुलेशन है हमारी 18%, किसकी, वर्ल्ड की। ये आपका करंट स्टेटस है, ठीक है। करंट स्टेटस में देखा हमने, स्टेटस में हमने देखा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस समय कितनी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की, ठीक। दूसरा पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 18%, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार बात करें, किसके अनुसार बात करें, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका टोटल वर्ल्ड जीडीपी आपकी कितनी है, 95 ट्रिलियन डॉलर की। कितने ट्रिलियन की डॉलर, 95। और 95 में हमें 3 देश को देखना है, एक तो आपका यूएसए को देखना है, दूसरा आपका चाइना को देखना है और तीसरा आपका इंडिया को देखना है। किसको देखना है, इंडिया को देखना है। अगर हम यूएसए की जीडीपी की बात करें तो यूएसए की जीडीपी आपकी 25.3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक। अगर देखा जाए आपका चाइना की जीडीपी कितनी है तो हम बात करेंगे 19.9 ट्रिलियन डॉलर की। अगर इंडिया की जीडीपी की बात किया जाए तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की। तो इस तरीके से ये 3 कंट्री ऐसी हैं, इनमें टोटल वर्ल्ड बैंक ने कहा था, वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी 95 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें आपका यूएसए की 25.3 ट्रिलियन डॉलर, आपका चाइना की 19.9 ट्रिलियन डॉलर और आपका भारत की आपकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अब पॉइंट हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की। अभी तक हम अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ला और दूसरा अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया, तो अब थोड़ी फिर चर्चा करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था की। किसकी बात चर्चा करते हैं, अर्थव्यवस्था की। अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था अपूर्ण शब्द है। क्या है, अपूर्ण शब्द है। अगर इसमें किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी समूह को जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था है वह आपका अपूर्ण शब्द है। अगर अर्थव्यवस्था में किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी समूह को अगर जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर देश की बात करते हैं तो इंडिया एक देश है, चाइना एक देश है। इंडिया एक देश है तो इकोनॉमी बनेगी इंडियन इकोनॉमी। अगर चाइना एक देश है तो इकोनॉमी बनेगी चाइनीज इकोनॉमी। अगर क्षेत्र की बात करते हैं जैसे आपका एशिया, ठीक है, तो एशियन इकोनॉमी। अगर आपका यूरोप की बात करते हैं तो यूरोपियन इकोनॉमी। अगर आपका समूह की बात करते हैं तो डेवलप्ड इकोनॉमी। और दूसरा हम बात करते हैं दूसरे समूह की तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो यहां से आप छोटी सी बात और लिखिए कि जो अर्थव्यवस्था है यह है एक अपूर्ण शब्द है, जिसमें अगर कोई देश, क्षेत्र या समूह जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेगा। कौन सा अर्थ प्राप्त कर लेगा, पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेगा। एक बार भाई देखना, वीडियो चल रही पूरी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर इसमें किसी देश को, किसी क्षेत्र को या किसी समूह को आप जोड़ देते हैं तो ये क्या कर लेगा, पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेगा। अगर हम देश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देश की, तो हमने कहा ठीक है साहब देश की बात करिए।
तो आपने कहा इंडिया अगर देश है तो इकोनॉमी बनेगी आपकी इंडियन इकोनॉमी। क्या बनेगी? इंडियन इकोनॉमी। चाइना है तो उसकी बनेगी चाइनीज इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बनेगी? चाइनीज इकोनॉमी। अगर हम किसी क्षेत्र को जोड़ते हैं, क्षेत्र, तो अगर हम क्षेत्र को जोड़ते हैं तो पहले हम जोड़ेंगे आपका एशिया को, तो बनेगी आपकी एशियन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बनेगी? एशियन इकोनॉमी। यूरोप की बात करते हैं तो बनेगी यूरोपियन इकोनॉमी। यूरोपियन इकोनॉमी। अगर हम किसी समूह को जोड़ते हैं, समूह को जोड़ते हैं तो आपकी बनेगी डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हम दूसरे समूह को जोड़ते हैं तो बनेगी आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बनेगी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र को, किसी देश को, किसी समूह को जोड़ देते हैं तो अर्थव्यवस्था एक पूर्ण शब्द बन जाता है। क्या शब्द बन जाता है? पूर्ण शब्द बन जाता है। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी की बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 को हमें अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली, 24 जुलाई 1991 को हमें बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली, और 24 अप्रैल 1993 को हमें केंद्रीयकरण से आजादी मिली। तो आपने मेरे 4 पॉइंट समझे। मैंने कहा जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वह आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। आप मेरे साथ 3-4 पॉइंट में बोल देता हूं, आप लिखिए। सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। ठीक। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिख लिया 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों से आजादी। दूसरा पॉइंट लिखना है 26 जनवरी 1950 अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी। 26 जनवरी 1950 अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी। 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 बंद अर्थव्यवस्था से आजादी। और चौथा पॉइंट लिखना है आपको 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 केंद्रीयकरण से आजादी। क्या? केंद्रीयकरण से आजादी। तो चारों पॉइंट आप सभी लिख लिए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें मेरे भाई समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा और 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 से पहले की और 26 जनवरी 1950 के बाद की। 26 जनवरी 1950 से पहले की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से पहले आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, और 26 जनवरी 1950